चलिए भाई, पीछे आयुष फोन बंद कर ले। आज बच्चे छुट्टी पे लग रहे हैं ज्यादा मुझे। बच्चों इधर खुशी, सबको बाय नेम ना बोलना पड़े। स्टूडेंट्स बच्चों बोलते गए समझ जाया करो कि सबको ही बोला जा रहा है जो बोलेंगे, ठीक है। और बार बार क्लास के बीच में मुझे आज ये ना बोलना पड़े कि भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है। ये चीज ना बोलनी पड़े आप लोगों को। विशेष वो पर्दा ढक लिए एक बार, शुरू करते हैं। सो गाइस एक बात बताओ, लास्ट क्लास हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लगा दे। बच्चों शोर मत करो भाई, देखो स्कूल गए जाते हो जाएंगे पर्सनली बात करेंगे। चलिए क्लास, सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर। हमने स्टार्ट किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास करे थे, आप लोगों को पता होंगे। ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। बताओ क्या सॉलिड्स इलास्टिक होते हैं? होते हैं सर। ये भी जो सॉलिड ही है ना, है कि नहीं सॉलिड? और इसका मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इलास्टिक तो है। इलास्टिक कौन सी चीज है? जिन बॉडीज पे हम कुछ फोर्स लगाएं और वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बदल तो लें, लेकिन फोर्स हटाते के साथ ही अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रिटेन कर ले। जैसे फोर्स हटाया वापस से वैसा ही हो गया। ऐसी बॉडीज को बोलो क्या बोलते हैं? इलास्टिक। सिंपल। लास्ट क्लास हमने, अगर कोई बच्चा नहीं भी आया है तो भी कुछ ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं करी जो आपको समझ में ना आए। एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि सॉलिड्स इलास्टिक होते हैं, तो बिल्कुल सॉलिड्स इलास्टिक होते हैं। ये सॉलिड भी इलास्टिक है, देखो ये इलास्टिक है ना। और इलास्टिसिटी होती क्या है कि ऐसी बॉडीज या ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज तो कर ले, लेकिन जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो वो वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन भी कर ले। ऐसी किसी भी फीचर को बॉडी की हम बोलो क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर मैंने बॉडी को डिफॉर्म किया, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आया और फोर्स हटाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से पहले जैसी नहीं हुई, तो बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? बोलो प्लास्टिक। या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इलास्टिसिटी बहुत जरूरी चीज थी, प्लास्टिसिटी बहुत जरूरी चीज थी। ऐसा फीचर बॉडी का जिसके ऊपर फोर्स लगा के डिफॉर्म हुई, लेकिन बाद में वापस से फोर्स हटाया तो वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, तो बॉडी इलास्टिक है। अदरवाइज क्या है? बोलो प्लास्टिक है। डिफॉर्मिंग फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जिस फोर्स को हमने लगा के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। जो मैं लगा रहा हूँ ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, लेकिन एक और फोर्स इसके अंदर पैदा हो रहा है। ये देखो, जैसे ही मैं फोर्स को हटा देता हूँ, जैसे मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स है मेरा, मैं जैसे हटाता हूँ कोई फोर्स उसको वापस अपनी जगह पे लेके गया होगा ना, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? बोलो। तो जब मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स ही पैदा होता रहता है, जो मेरे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद इसको वापस से अपनी जगह पर लेके जाएगा। जैसे कि स्प्रिंग को आप लोग जब बाहर की तरफ खींचते हैं तो आप लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है, जो बाद में स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके जाता है। उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स सब समझ में आता है कि नहीं आता? नहीं आ रही बात समझ? सिंपल चीज है। इलास्टिक लिमिट क्या? अब क्या ये ऐसा है कि इसके ऊपर जितना मर्जी फोर्स लगा लो हमेशा इलास्टिक रहेगा? विशेष क्या मैं इसके ऊपर जितना मर्जी फोर्स लगा दूं क्या हमेशा अपनी बॉडी को वापस रिटर्न कर लेगा? सर कुछ देर के बाद टूट जाएगा। लास्ट क्लास आपने इलास्टिक लिमिट का एग्जांपल लिया, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको पता है कि टूट जाएगा, और टूट जाएगा इसका मतलब वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी बोलो क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक ऐसी वैल्यू डिफॉर्मिंग फोर्स की जिस तक तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को वापस रिटेन कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स कर दिया तो ये बॉडी ब्रेक हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी और इलास्टिक नहीं रह पाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो तो सिंपल ही चीज़ें सारी की सारी रिकॉल हो गई होंगी आप लोगों को, या नहीं हुई? कोई नहीं भी आया था तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता लग गया कि क्या बता रहे हैं सर, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये सब बता रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास से हम कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे। सब बच्चों के पास बुकलेट है और मैं यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखूँगा, बुकलेट से आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। सो गाइस हमें पढ़ने हैं आपसे स्ट्रेस और स्ट्रेन। अरे बात ही नहीं भाई, अब आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पहले स्ट्रेन। मैंने बोला था बातें नहीं करनी है, पिटाई हो जाएगी बिल्कुल। स्ट्रेन, अब क्या होता है स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है? सुना है? अब देखो सेकंड बुक हो जाने के बाद ना आपको ना बहुत सारी नई टर्म पता लगेंगी और पेपर में कभी अब डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग उस टेंशन में नहीं आओगे कि भैया ये वाला कौन सा मतलब पैरामीटर दे दिया। जैसे कि इस बार तुम्हारे एग्जाम में एक सरफेस टेंशन आ गया तो तुम सोचोगे सरफेस टेंशन सर आपने तो बताया नहीं था। सरफेस टेंशन एक्चुअली बच्चों फर्स्ट बुक का है ही नहीं जो टॉपिक। सरफेस टेंशन सेकंड बुक में जब मैं फ्लूइड्स स्टार्ट कराऊंगा, जैसे नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड्स है, उसमें सरफेस टेंशन बताया जाए टॉपिक एज ए स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब आपने भले ही नहीं पढ़े लेकिन अब पढ़ोगे तो एट द एंडिंग ऑफ द सिलेबस आपको सारे पैरामीटर्स पता होंगे। फिर एग्जाम में कोई भी ऐसी पैरामीटर नहीं आती, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। ठीक है, अभी नहीं पता है लेकिन तब तक सब पता होगा। जैसे स्ट्रेन अब पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेस पढ़ेंगे, फिर यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे। अब तुम्हारी तो जो बैक एक्सरसाइज है ना तो यंग्स मॉडुलस का भी वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यंग्स मॉडुलस तो इसी चैप्टर में जाके पढ़ा ना हमने, ये पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, इससे पहले तक नहीं पता था। ठीक है, तो डायमेंशनल नेचर टेंशन आप मत लीजिएगा, फाइनेंस में तो भैया सबको सब कुछ आता होगा वाला। तो गाइस स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को अगर मैं बहुत आसान शब्दों में डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा एनी चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन with respect to original configuration is called strain। क्या चीज है समझाता हूं बच्चों। एक बात आप लोग मुझे बताइए, एक फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स, ये कौन सा डीफॉर्मिंग फोर्स है सर? जिस फोर्स को मैंने लगाया जिससे बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई इसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। जो मैं लगा रहा हूं ये बोलो क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स। जो स्केल को वापस लेके जा रहा है वो कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। और जितना मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं उतना इसके अंदर बोलो क्या बनता जाएगा? रीस्टोरिंग। स्प्रिंग को मैं जितना ज्यादा दूर तक खींचूंगा, जितना डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा उसके अंदर बोलो क्या पैदा हो रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए हमें ध्यान रखना कि अगर मैंने 100 न्यूटन का रीस्टोरिंग डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो 100 न्यूटन का रीस्टोरिंग बन गया, जिसको वापस रिस्टोर कर देगा। 100 से डिफॉर्म करा, 100 का रिस्टोरिंग उसको वापस रिस्टोर कर देगा। और कुछ लॉजिकल बात है यार, आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सुनो क्लास। ये आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा 100 न्यूटन से, तो ये अपने आप को वापस बिल्कुल तभी तो अटेन कर पाएगी जब कोई 100 न्यूटन से इसको वापस भी लेके आए। खुद दिमाग लगाइए ना, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरीके से अटेन कर लेती है जैसे पहले थी। तो अगर 100 ने डिफॉर्म किया है उसको, तो 100 तो उसको वापस अपनी जगह पे लेके जा सकती है। तो जितना हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उतना ही बोलो क्या पैदा होता है अंदर? रीस्टोरिंग। 100 लगाते हैं तो 100 पैदा होता है, 150 लगाते हैं तो 150 पैदा होता है। तो इस तरीके से कुछ हिसाब किताब चलता है। अब मेरी बात को समझिएगा, जब भी आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर कुछ चेंजेस आते हैं। अब वो जो चेंज आया ना वो उस बॉडी का स्ट्रेन है, उस बॉडी में पैदा हुआ स्ट्रेन है। दो शब्द इस्तेमाल होने वाले इस चैप्टर के अंदर, एक स्ट्रेन और एक बोलो क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस वो होता है जो आप लगा रहे हैं, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत आसान शब्दों में कहूं तो फॉर्मूला छोड़ के, स्ट्रेस जो मैंने इसके ऊपर लगाया और स्ट्रेन वो जो उसके अंदर बदलाव आया। सिंपल, आपके ऊपर कुछ प्रेशर डाला गया और आप में कुछ बदलाव आया, तो बदलाव जो आया वो स्ट्रेन है और जो प्रेशर आपके ऊपर डाला गया वो स्ट्रेस है। सिंपल सी बात होता है ना, कभी कभी हम टीचर्स आपको बहुत बोलने लगे, पेरेंट्स बोलने लगे, तो स्ट्रेस डाल रहे हैं और उससे जो आपके अंदर चेंज आया वो बोलो क्या है? स्ट्रेन। वो स्ट्रेन है जो भी आप में बदलाव आया। किसी समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी है पूरे चैप्टर के अंदर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल जो मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, अब स्ट्रेन को समझाने के लिए मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। 3 चीजों में डिवाइड करा गया स्ट्रेन को। एक बच्चों हमारा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन
एक है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और बच्चों मैं वैसे बताऊं हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, लेकिन मैंने बुकलेट में 3 डाले हुए, एक शीयरिंग स्ट्रेन भी मैंने डाला होगा। हाँ, तो सिलेबस के अंदर वैसे आप लोगों की एनसीईआरटी जब तक हम पढ़ रहे थे तब तक 3 स्ट्रेन दे रही थी, कुछ सालों बाद वो 3 कम करके 2 कर दिए गए, ये वाले 2 कर दिए गए, और अभी 2 ही चल रहे रिसेंटली। बट मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा ताकि आपको बस पता हो कि एक्स्ट्रा एक स्ट्रेन वो होता है, ठीक है। तो 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शीयरिंग स्ट्रेन। और समझने की कोशिश करते हैं होता क्या 1 बाय 1। बच्चों मान लो कि मेरे पास ना एक इस तरीके से एक वायर है, ये वायर है, ऐसी वायर का इस्तेमाल हम किसी भी लोड को हैंग करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे करके हम इस लोड को हैंग कर रहे हैं, को वजन टांग रहे हैं। ऐसा क्रेन्स की वायर में होता है, क्रेन की वायर में हम बहुत सारी चीजें उसके ऊपर हैंग करते हैं, स्टील वायर्स होती हैं। और क्या लगता है बच्चों आप लोगों को, जब उसको हैंग करते हैं तो क्या वायर बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती है? होती है भाई। जब भी आप किसी चीज पे लोड हैंग करते हैं ना, किसी सॉलिड वायर के ऊपर भी लोड हैंग करते हैं, तो वो हल्की सी बोलो क्या होती है, खिंच जाती है, उसकी लेंथ में कोई ना कोई बोलो क्या आता है, चेंज आता है। मतलब जो ये लेंथ बच्चों अभी आपको L लग रही है, कितनी लग रही है बोलो? L। अगर मैं इसके ऊपर लोड हैंग कर देता हूँ ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसी हो जाती है। ध्यान देना बच्चों, बड़ा आसान है, तुम्हें बस ध्यान से देखना है। तो मैंने इसके ऊपर लोड को जैसे ही हैंग किया, दिस विल एक्सटेंडेड बाय सम लेंथ डेल्टा L। इतना बड़ा चीज नहीं होता, लेकिन हमें समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये तो L है, ये तो ओरिजिनल लेंथ है, और ये जो डेल्टा L है बोलो, ये क्या है बोलो? जितना चेंज आया इस लोड को हैंग करने के बाद। समझो मेरी बात, इस लोड को हैंग करने के बाद इसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आ गया, तो ये चेंज है। और ओरिजिनल लेंथ बोलो कितनी है? L है। जैसे कि मान लो इसकी लेंथ 10 मीटर है, क्रेन की वायर की लेंथ कितनी है बोलो? 10 मीटर। और आपने उसके ऊपर जब लोड हैंग किया तो वो 10.1 मीटर होगी, 10.1 मीटर। तो मुझे तो चेंज कितने का आया? 0.1 मीटर का, 0.1 मीटर का। तो ये तो डेल्टा L है, और ओरिजिनल लेंथ बोलो कितनी है? L है। हाँ भाई इधर ध्यान दो, मैंने क्या बोला? अगर क्रेन की वायर की लेंथ 10 मीटर है और उसके ऊपर मैंने कोई लोड हैंग किया और वो 10 से अब 10.1 मीटर हो चुकी है, इसका मतलब चेंज कितने का आया बोलो? 0.1 मीटर का। तो ये तो चेंज इन लेंथ है। और ओरिजिनल लेंथ बोलो कितनी? 10 है। तो मैंने बोला L तो ओरिजिनल है, और डेल्टा L जो उसके ऊपर मैंने लोड हैंग करा उसकी वजह से उसकी लेंथ में कुछ एक्सटेंशन आया, वो डेल्टा L है। तो बच्चों जो स्ट्रेन होता है ना, वो क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, डेफिनेशन तो मैं क्या ही लिखवाऊंगा, तुम लोगों को लिखी हुई है उसके अंदर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आया टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा, अरे बस कितना चेंज आया है लेंथ के अंदर? डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ बोलो कितनी? L। तो बस ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितना उसकी लेंथ में चेंज आया टू द ओरिजिनल लेंथ, यही बोलो उसका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ नहीं आया सर? जैसे कि मुझे बताना, जो मैं अभी सिचुएशन आपको बोल रहा हूँ उसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है? 10 मीटर की ओरिजिनल वायर है, 0.1 मीटर से एक्सटेंड कर गई है, 10.1 हो गई है। कितना हुआ? अरे क्या समझ नहीं पा रहे? एक क्रेन वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, लोड हैंग करने के बाद वो 10.1 मीटर खिंच गई, मतलब 10.1 मीटर टोटल हो गई है, 0.01। सिंपल से कैलकुलेशन कैसे करा? आपने बोला सर 10 से 10.1 होगी, 10 से 10.1, तो ओरिजिनल लेंथ में कितने का चेंज आया? तो 10.1 माइनस में 10 कितने का चेंज आया? 0.1 मीटर का। ओरिजिनल कितनी थी बोलो? 10 मीटर। तो बताओ जरा स्ट्रेन कितना आ गया? तो स्ट्रेन आ गया कि कितने का चेंज है? 0.1 का। कितने पर है? 10 पर है। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? 0.0। समझ नहीं आया? विशेष इजी है यार, ये तो कुछ है। और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात है, स्ट्रेन एक्चुअली भी क्या बताता है? जैसे कि इसने बताया कि 10 पे 0.1 मीटर का चेंज है, 10 पे कितने का चेंज है बोलो? तो स्ट्रेन आपको बताता है कि 1 यूनिट की लेंथ अगर होती तो कितने का चेंज आता। क्योंकि देखो अगर 10 पे 0.1 का है, तुम खुद सोचो 10 पे अगर 0.1 का है तो 1 यूनिट पे कितने का होता? 0.01 का ही तो होता है ना। सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ, 1/10 हो जाएगा ना। तो स्ट्रेन हमेशा बताता है कि 1 यूनिट की अगर ये वायर होती तो उसमें कितने का खिंचाव आता, कितनी लेंथ इसकी बढ़ जाती। वो चलो बाद की चीज है, उस पर भी ध्यान ही नहीं देना। लेकिन तुम मुझे बताओ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मेरे को लगता है कि खास इसमें कुछ समझने लायक चीज है, इजीली समझ में आ रही होगी क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी इनको रिलेट करेंगे, चिंता मत करिए, पहले समझ लें, उसके बाद जब तुम मॉडलेस पे आओगे ना तब हम स्ट्रेस स्ट्रेन को एक्जैक्टली समझेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें क्या चेंज आएगा कुछ सोचो? इसमें लेंथ का चेंज था, तो इसमें किसका चेंज आएगा? वॉल्यूम। मान लीजिए कि आप लोग एक गुब्बारा बुला रहे हैं या कोई भी गोल चीज है हमारे पास,
उसका कुछ वॉल्यूम V है। आपने क्या करा क्लास, आपने इसके ऊपर अंदर से कुछ फोर्स लगाया, अरे गुब्बारा भर रहे तो मान लो हवा भर रही है, इसके अंदर हवा भर रही है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम अब V था पहले, अब डेल्टा V और बढ़ गया, और अब टोटल वॉल्यूम जो पूरा है इसका बोलो क्या बन गया है, V प्लस डेल्टा V। क्या बन गया बोलो, इसमें से ये वाले का सिर्फ डेल्टा V है। समझो मेरी बात को, पहले V था अब डेल्टा V और बढ़ गया, तो टोटल वॉल्यूम विल बिकम V प्लस डेल्टा V। आप गुब्बारे को फुला रहे हैं तो अभी उसके अंदर गुब्बारे में ऐसे हवा भरी हुई थी, आपने और फूंक मारी, थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो गया, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आया। पहले उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था, अब वो 11 मीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब कितने का चेंज आया बोलो, 1 मीटर क्यूब का। तो जो ये चेंज आया ना वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल वॉल्यूम जो चेंज आया इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब कैसा स्ट्रेन है बोलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब कभी भी वॉल्यूम में चेंज आए उस समय बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब कभी लेंथ में चेंज आता है तो बोलो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे कोई बच्चा कि जब इसकी लेंथ बढ़ी थी तो क्या इसके वॉल्यूम में चेंज आया था कोई, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता बच्चा। आप लेंथ बढ़ेगी ना, लेंथ बढ़ेगी ऐसे करके, भले वो पतली जरूर हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि जब कोई वायर खींचेगी मोटी वायर तो वो पतली जरूर हो जाएगी खींचने के बाद, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता क्योंकि लेंथ बढ़ गई भाई। अरे यार एक सिंपल सी चीज सोचो ना, आपके पास कोई ग्लास है, इस तरह की शेप का ग्लास है, अब अगर ये 10 लीटर पानी है, कुछ भी मान लीजिए 1 लीटर पानी को इसके अंदर अपने अंदर रखता है, तो अगर मैं इसी ग्लास को थोड़ा सा खींच दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ग्लास का जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, अभी भी 10 लीटर ही रहेगा। क्योंकि वॉल्यूम आप लोगों को पता होगा पाई आर स्क्वायर h होता है किसी भी सिलेंड्रिकल चीज का, तो h बढ़ जाता है, r कम हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वो चीज थोड़ा मैथमेटिक्स में नहीं जाना इतना, लेकिन आप सोच के रखिएगा जब सिर्फ लेंथ में चेंज आता है तो बोलो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब वॉल्यूम में चेंज आता है तो बोलो क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और कौन बच्चा बताएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, क्लास जल्दी बोलो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो आप लोग बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जल्दी करते हैं, बेसिक चीज जल्दी करते हैं, फिर हम बढ़िया वाली चीज करेंगे। वॉल्यूम डिक्रीज कर सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, डेल्टा भी और ओरिजिनल वॉल्यूम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसी को लगता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने में कोई दिक्कत है, अरे बोलो भाई बोलो जल्दी बोलो, नहीं है ना। अब आती है शीयरिंग स्ट्रेन पे, शीयरिंग स्ट्रेन पे जिसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ चेंज आता है बच्चों शेप का। किसका चेंज आता है बोलो, शेप का। समझने की इसको भी कोशिश करो। अरे क्लास नहीं समझ में आ रहा है क्या, मुश्किल लग रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम, एंड शीयरिंग स्ट्रेन में चेंज इन शेप। शेप का चेंज आएगा ना, लेंथ का ना वॉल्यूम का किसी चीज का चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसका चेंज आएगा बोलो शेप का। अब शेप का कैसे, मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास, हाँ ये बल्कि ना भाई बुक दे दे, बढ़िया छोटी बुक दे दे। अभी मेरे पास एक बुक है, जरा ध्यान से समझना, आप मुझे बताना क्या होगा। हालांकि इससे मोटी बुक होती तो और मजा आता। ये है ना इससे मोटी, यस समझो, देखो ये बुक है। अब इस बुक की कुछ शेप है, आपको दिख रही है, कैसी शेप है वैसे ही क्यूबॉइडल है ना, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ ब्रेथ है और कुछ ना कुछ हाइट, और तीनों चीजें अलग है तो क्यूबॉइडल है। तीनों चीजें सेम होती तो क्यूब होती। अब देखो जरा, मैं इसके ऊपर से ऐसे इसके सरफेस पे हाथ रख के ना ऐसे करके एक फोर्स लगा रहा हूँ। ऐसे फोर्स लगाने से क्या अभी शेप क्यूबॉइडल रही, क्योंकि क्यूबॉइडल की एक क्यूब की पहचान ही होती है, इसके हर साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। लेंथ ब्रेथ 90 डिग्री पे, हाइट ब्रेथ के साथ 90, हाइट लेंथ के साथ 90, सबके साथ 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ऐसे शेप होता है। लेकिन अब शेप देना, अब देखो शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे शेप हो गया। मैंने इसके ऊपर से फोर्स लगाया और शेप थोड़ा सा इसका टिल्ट हो गया कि नहीं हो गया टिल्ट? क्या ऐसे में इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया? क्या ऐसे में इसके किताब की लेंथ में कोई चेंज आया? लेकिन क्या चेंज हो गया? शेप। जब शेप चेंज हो जाए तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? शीयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? शीयरिंग स्ट्रेन। नहीं समझे मेरी बात? नहीं आज क्लास इधर भाई ध्यान दीजिए। आप अपने आप को बैंड किसी भी तरीके से कर लीजिए तो आप में भी स्ट्रेन पैदा हो रहा है, लेकिन उससे ना आपकी लेंथ चेंज होती है ना आपका वॉल्यूम चेंज होता है। आपका बोलो क्या चेंज होता है? शेप चेंज हो सकता है। तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? शीयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? तो शीयरिंग स्ट्रेन को इन्होंने जो समझाया ना वो बुक्स के एग्जांपल से ही समझाया, और इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक कोई भी सरफेस है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हालांकि सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन सीख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। कुछ चीजें कभी कभी सिलेबस से बाहर भी सीख नहीं है, गारंटेड नहीं है। अब सुनो, अब ये जो ऊपर का सरफेस है ना, इसके ऊपर आपने ऐसे अपने हाथ से ऐसे एक फोर्स लगाया, ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया। ध्यान रखिएगा इस फोर्स का भी बाद में कुछ इस्तेमाल है, इसलिए मैं इस फोर्स को यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। बच्चों प्लीज इधर पे ध्यान दो, सेकंड टर्म के लिए अपने आपको अच्छा प्रिपेयर करो।
अच्छे नंबर लेके आओगे 11th की एंडिंग में, 12th के लिए अपने आप को एनकरेज कर पाओगे कि हाँ मैं 11th में अच्छा ला सकता हूँ, तो 12th में और अच्छा लाऊंगा। एक गंदे नंबरों के साथ 12th में एंट्री लोगे, पहले से मोरल डाउन होगा कि मेरे बस की शायद नहीं है, मेरे से बहुत धुरंधर बच्चे बैठे हुए, और वो डाउन मोरल के साथ जीत पाना ना उतना आसान नहीं होता है ना। सोचो कि 11th की एंडिंग कर रहे हो और आपके आज तक आए 60-65% है, और 11th की एंडिंग में आपको 85% नंबर आ जाए, आपको दिख रहा है कि मैं क्लास में सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया हूँ, जहाँ पर मतलब सब बच्चों के नंबर नहीं, अच्छे बच्चों से मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर है, तो आपका मोरल कितना अप होगा 12th क्लास के लिए, बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये सिर्फ मार्क्स इसलिए नहीं होते कि 11th है कुछ भी, आपके खुद के मोरल को अप करने के लिए भी मार्क्स की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आप इसलिए पढ़िए, अपने नंबर अच्छे ले गए 11th के अंदर, ताकि 12th में एक अच्छी एनर्जी के साथ एंट्री लो। ऐसे वो घिसट के प्रमोटेड वाला पास नहीं लेना है, ठीक है, बढ़िया वाला पास लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर हाथ लगाया ऐसे F4, भाई इधर ए इसका एरिया है। अब एरिया वाली बात क्यों कर रहे हैं सर, चलो छोड़ दो, एरिया वाली बात नहीं करता हूँ, बाद में बात करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर कुछ F4 लगाया, इधर ध्यान दो भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नहीं देखोगे नहीं आएगा समझ। किसी भी शेप में कितना चेंज आया ये मैं कैसे बताऊँ, किसी शेप में कितना चेंज आया ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, लेंथ से, एरिया से, या किसी और चीज से, मैं कैसे, लेंथ से, वॉल्यूम से, एरिया से, किस चीज से? एरिया तो बदला ही नहीं ना, एरिया भी नहीं बदला इस बुक का, वॉल्यूम भी नहीं बदला इस बुक का, इस बुक की लेंथ भी नहीं बदली, सब कुछ सेम है भाई। तो मैं इसकी शेप कितने से बदली है मैं कैसे पता लगाऊं? अच्छा बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरी शेप है, मैं ऐसे हो रहा हूं, शेप मेरी अलग हो रही है, दोबारा सुनिए सब सुनिए। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम जो भी है मैं ऐसे करता हूं, क्या लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बदलता है क्या? नहीं सर, सब कुछ वही है, मेरी भी हाइट उतनी ही है, वॉल्यूम भी उतना ही है, एरिया भी उतना ही है। लेकिन बताइए क्या चीज से मैं शेप का शेप कितना बदला, इस चीज का अंदाजा मैं किस पैरामीटर से लगाऊंगा? किस पैरामीटर से? पोजीशन से या किसी और चीज से? कि सर जितना ज्यादा इसमें बदलाव है ना, ये जो चीज हुई है ना, इसके जरिए पता लगेगा आप में कितना शीटिंग स्ट्रेन है। कुछ बोल रहा था एंगल, अगर मैं 5 डिग्री से टिल्ट हुआ हूं तो मेरी शेप में कम चेंज है, और 10 डिग्री से 15, 20 और ज्यादा चेंज आएगा। मतलब कि कोई चीज कितने एंगल से ट्रीट कर गई ये उसके शेप में बदलाव को बताएगी कि उसमें कितना स्ट्रेन पैदा हुआ। तो मतलब क्या देखना होगा मुझे? थीटा। क्या देखना होगा? अभी जो ये पोजीशन है ना वो इसकी ऐसी है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ ए क्लास प्लीज, ये थोड़ी देर बाद कैसी हो जाएगी? क्योंकि ये टिल्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है लेकिन बन जाएगी बात। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान देना। सारी चीजें पीछे की तरफ टिल्ट कर जाएंगी, बेस वहीं रहेगा। ध्यान रखना, एक मैं चीज आपको थोड़ी सी बता देता हूं जो कि आप बच्चे मिसकंसेप्ट कर जाते हैं। बेस नहीं बदलता है बच्चों, बेस वहीं रहेगा। आप लोग मुझे बताओ ना, जब मैंने इस बुक को टिल्ट किया था क्या इसका बेस बदला था? क्या बेस वही था? तो ध्यान रखना है कि इस दौरान हम एक चीज मान के चलते हैं कि बेस बोलो क्या है? फिक्स्ड है। मैं जब ऊपर से ऐसे हिला हूं तो क्या मेरा बेस चेंज हुआ है? तो बेस तो मेरा अभी भी बोलो क्या है? फिक्स है। तो पूरे इस शीयरिंग स्ट्रेन के प्रोसेस के दौरान हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का बेस फिक्स है और उसके किसी अपर सरफेस पे हमने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया। तो जब वो शेप चेंज हुआ उससे कितना स्ट्रेन आया ये कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देख पाओ आप लोग। तो ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा शीयरिंग स्ट्रेन होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर ये थीटा 3 डिग्री है, 5 डिग्री है तो कम शीयरिंग स्ट्रेन, और 10 डिग्री है तो ज्यादा शेप में चेंज आ गया, बहुत ज्यादा शेप में चेंज आ गया होगा। 15 डिग्री होगा तो और ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसका मतलब शीयरिंग स्ट्रेन किस चीज से मेजर होगा? इस थीटा से, इस थीटा से। अरे नहीं आया, पक्की बात है। और देखिए बात ऐसी है कि तुम लोग जान पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं जान पाओ तो मैंने कहा ना इस सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। अगर मैं मान के चलूं क्लास बोर्ड पे कि ए लेंथ एल है और ये जो चेंज आया लेंथ में जो शिफ्ट हुआ है ये डेल्टा एल है, बोलो कितना है? बोलो डेल्टा है। जो ये शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा अपनी पोजीशन से जो शिफ्ट हुआ है डेल्टा एल है। तो कहते हैं कि जो शीयरिंग स्ट्रेन होता है, शीयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर होता है जरा बताएंगे? शीयरिंग स्ट्रेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर? बोलो थीटा के। हायर द थीटा हायर विल बी द शीयरिंग स्ट्रेन। बिना ध्यान दो। और एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है बोलो? अभी तुम्हें कब याद होंगे मुंबई मैंने बता चुका हूं आप लोगों को पहले भी फर्स्ट टर्म के अंदर भी। एंगल होता है आर्क अपॉन में क्या? रेडियस। तो एक तरीके से इसको तुम लोग ना बिल्कुल एक सेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो ऐसे करके,
और ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है, और ये मेरी बोलो क्या है आर्क है, और ये बोलो क्या है रेडियस, क्योंकि ये भी एल है और ये वाली लेंथ भी बोलो क्या है, और ये भी तो एल ही होगा ना। ऐसे करके टिल्ट भले वो कर गया, लेकिन अगर ये एल है तो ये भी तो बोलो क्या है एल है। तो एक तरीके से सेक्टर टाइप का बन रहा है और एंगल बराबर क्या होता है आर्क अपॉन में क्या रेडियस। तो मैं थीटा को बोल सकता हूं बच्चों क्या डेल्टा एल बाय में क्या एल। कुछ बच्चे कहते हैं सेम फॉर्मूला बन रहा है सर देखिए फॉर्मूला देखने में सेम है बट वहां डेल्टा एल कुछ और चीज है कि लेंथ कितनी एक्सटेंड हुई थी। यहाँ डेल्टा एल ऐसे नहीं है, डेल्टा एल है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना टिल्ट हुआ वो तो डेल्टा एल है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी वो एल है। तो इससे पता लगेगा शीयरिंग स्ट्रेन कितना होगा। अगर डेल्टा एल ज्यादा है, देखिए ना जरा आप लोग, डेल्टा एल ज्यादा है तो शीयरिंग स्ट्रेन भी बोलो क्या है, जितना ज्यादा डेल्टा एल होगा उतना ज्यादा बोलो क्या होगा शीयरिंग स्ट्रेन। आप समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताना था मेरे को तो आपको बता दिया है। लेकिन दो आने चाहिए बहुत अच्छे समझ में। आप लोग अपना 2 मिनट का समय लीजिए, अपनी बुकलेट उठाइए, वहां से पूरा स्ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िएगा, समय मत लगाइए ज्यादा। पढ़ो पढ़ो नहीं यार दोबारा डालिए। ऐसा है ठीक है तो अच्छा। एक जैसे एनसीईआरटी कर रहे हैं ना वैसे कर लो, एक कंफ्यूजन ना हो ना तो इसको ना एल की जगह पे क्या लिख लो एक्स लिख लो। क्या लिख लो? तो डेल्टा एक्स क्या लिख लो? डेल्टा एक्स लिख लो, उसमें भी देख लो करेक्ट कर लो। शेप भी दिया हुआ है शेप। बकलिंग भी आ गया, चेंज हुआ है भाई, इसलिए कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदला है। ये पहले बकलिंग भी नहीं था, बकलिंग भी हटा दे तुम लोग, ये बकलिंग भी हटा दो, सिलेबस में बदलाव हुआ है, टॉपिक्स ऐड कर दिए कुछ ना, कोरोना टाइम में काटे में डाल देंगे भाई। शेयर मॉड्यूलस सुन लीजिए, सिलेबस में डाल दिया गया है, बीच में कट गया था, दोबारा सिलेबस में डाल दिया गया, चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स भी डाल दिए गए, ठीक है। वो मैंने अभी रिसेंट बुक चेक करी है, सो ये टॉपिक करना है, सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी से पढ़ो। कितनों को बुकलेट नहीं मिली अभी तक? हैंड रेस करो। इससे परसों मुझे नहीं दिया, वो भी नहीं मिली। एक क्लास तुम लोग बातें में लग जाते हैं यार, तुम लोग पता नहीं क्या मिल गई है। चलिए क्लास बैक टू द बोर्ड। आप लोग मुझे बताइए जरा, इधर समझ में आ गया कोमल? सेकंड बुक तुम्हें लग रही है कि बहुत ज्यादा आसान लग रही है? मैं बोल रहा हूँ सेकंड बुक में हाँ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चले है ना, तुम 3-4 आगे तक चैप्टर तक आसान 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 चैप्टर आएंगे, थोड़ा बहुत दम आएगा ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, हल्का फुल्का दम बस, और नहीं है। तो सेकंड बुक बड़ी आसान है। चलो भाई सभी बच्चे इस टॉपिक को इस बात से खत्म करते हैं। तो भाई इधर विनय, चलो बोलो सब बच्चे, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? जल्दी बोलो। तो जब भी किसी भी वायर की लेंथ में कोई चेंज आएगा तो जितना चेंज आए टू द ओरिजिनल लेंथ, ये बोलो क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर जब किसी चीज के वॉल्यूम में चेंज आता है तब हम क्या बोलते हैं उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और जितना चेंज आता है टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ये होता है उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन जब किसी चीज की ना वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, क्या इसका डब्बे का वॉल्यूम थोड़ा बदल जाएगा? पहले भी उतना पानी भरेगा, टेढ़ा होने के बाद कितने पानी भरेगा? पानी तो उतना भरेगा सर, वॉल्यूम तो सेम है, लेंथ भी सेम है सर, सब कुछ सेम है, लेंथ में चेंज नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं, लेकिन अगर शेप में चेंज होता है तो बोलो कौन सा स्ट्रेन होता है? बोलो शियर स्ट्रेन, शीयरिंग स्ट्रेन। क्लियर होता है कि नहीं होता? श्योर नहीं है ना समझे? और कैसे पता लगाएगा कि शेप में कितना चेंज हुआ? तो थ्रू दिस एंगल जिससे वो टिल्ट हुआ है। और ये एंगल कैसे निकलेगा भाई? एंगल होता है आर्क अपॉन में क्या बोलो रेडियस। सो मैंने बोला डेल्टा एक्स बाय में कितना बोलो, डेल्टा एक्स बाय में बोलो कितना एल। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझे जल्दी बताओ।
अब इसके बाद में अगली बात आप लोगों से करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान दो। अगली बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ स्ट्रेस की। लेकिन मैं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा तुमसे करना चाहूंगा। अरे बातें किस लिए हो रही है यार? मैंने तुम लोगों को बोला जितना ज्यादा मेरे को क्लास में कराने दोगे उतना तुम्हारा फायदा है। और देखो आज की क्लास में भले तुम्हें ना ज्यादा ये पता ना लगे कि हम ये सब कर क्यों रहे, बट अगली क्लास में मत करना, क्योंकि अगली क्लास में तीनों को ना मॉड्यूलस से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, फिर तुम्हें पता लगेगा इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। मैं चैप्टर ही क्यों पढ़ा रहा तुम लोगों को, तुम्हें अगली क्लास में मजा आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास छुट्टी नहीं है। चलिए भाई क्लास बच्चों देखो ध्यान से नहीं समझोगे कोई मजा नहीं आएगा टॉपिक पढ़ने में। ढंग से देखो, आप लोगों को रीस्टोरिंग हो सकता है आपको पता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि एग्जैक्टली एक चीज है जो नहीं बताओगे। मुझे बताओ रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? जब मैंने किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डीफॉर्मिंग ऐसे कर रहा हूं तो रीस्टोरिंग ऊपर बन रहा होगा। अगर स्प्रिंग को बाहर खींच रहा हूं, डीफॉर्मिंग बाहर है तो रीस्टोरिंग अंदर है। स्प्रिंग को अंदर दबा रहा हूं, डीफॉर्मिंग अंदर है तो रीस्टोरिंग बाहर है। मतलब कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डीफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट पैदा होते हैं। दूसरी बात रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डीफॉर्मिंग फोर्स जितना ही पैदा होगा, जितने से मैं डीफॉर्म कर रहा हूं उतना ही तो रीस्टोरिंग पैदा होना जरूरी है बॉडी में, तभी तो वो वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरीके से अटेन कर पाएगी। सोचिए ना, मैंने 100 न्यूटन से उसको डिफॉर्म किया, लेकिन अंदर रीस्टोरिंग सिर्फ 80 का है, तो क्या वो अपनी पूरी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझो ना, ये ध्यान दे। अगर मैंने किसी बॉडी को 100 न्यूटन से डिफॉर्म किया, 100 न्यूटन से बोलो क्या करा, लेकिन उसके अंदर मैंने 100 न्यूटन से इसको डिफॉर्म किया, लेकिन इसमें से मात्र 80 न्यूटन ही रीस्टोरिंग बना, तो क्या ये पूरी अपनी जगह पर जा पाएगा? क्योंकि 100 से मैं उसको खींच के नहीं लाया था, 80 से वो खींच के पूरी अपनी जगह पे नहीं जा पाएगा। बोला एग्री करते कि नहीं करते? इसका मतलब कोई भी पूरी तरीके से इलास्टिक बॉडी के अंदर जितना डीफॉर्मिंग फोर्स पैदा होता है उतने बोलो क्या पैदा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मान के चले कि बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है, यानी वो पूरी तरीके से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बोलो क्या कर लेती है? अटेन कर लेती है, तो जितना डीफॉर्मिंग फोर्स उतना ही बोलो क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। अब मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, कि मान लो कि मेरे पास ये एक वायर है और मैं इसके ऊपर एक लोड हैंग करता हूं। ध्यान सुनना यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग मानते हैं कि इसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आता है, इसकी लेंथ कुछ बढ़ जाती है, जिसको तुम लोग डिनोट करते हो डेल्टा एल से, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। लेकिन दो चीजें और मैं इसमें बनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो इसका ना अपना एक एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस ए को बोलेंगे हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना बच्चों, ये जो ए है ना यहाँ पर, इस ए को मैं बोल रहा हूँ बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब आपने नीचे की तरफ एक फोर्स बनाया, ऐसे करके नीचे की तरफ आप लोगों को पता है एक फोर्स बनेगा, बोलो क्या? mg। तो इस mg की वजह से आपको पता है कि थोड़ी सी नीचे की तरफ स्ट्रेच होगी, लेकिन अगर मैं ये mg फोर्स हटा दूं, ये ब्लॉक को यहाँ से हटा दूं, तो वापस से एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ जो इसको वापस अपनी जगह पे ले जाएगा, इसकी जो चेंज आया उसको खत्म कर देगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो वो किस तरफ पैदा हो रहा है? मुझे डायरेक्शन था उस फोर्स की ऊपर की तरफ। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये जो फोर्स अंदर की तरफ पैदा हो रहा है, ये वाला फोर्स बोलो कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इस रीस्टोरिंग फोर्स से? नहीं है ना आपत्ति भाई? जब तुमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये लगाया मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स, मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, ये मैंने क्या लगाया बोलो? डीफॉर्मिंग फोर्स। और इस डीफॉर्मिंग फोर्स के लगा देने से अंदर पैदा हो गया बोलो क्या? एक रीस्टोरिंग फोर्स। तभी तो जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा, ब्लॉक करके उतार दूं इससे, तो वापस से अपनी जगह पे चली जाएगी। भाई किसकी वजह से बोलो? इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स के कहां पर पैदा होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। एग्री करते हो नहीं करते? मैं जब इस बुक को ऐसे करके इसको खिसका रहा हूं राइट की तरफ, ऐसे करके, मतलब कि आपके लिए तो राइट ही है, ठीक है, मेरा लेफ्ट, तो मैं इसको ऐसे खिसका रहा हूं। देखिए मैं लगा रहा हूं डीफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन आप मुझे बताइए इस बुक में किस तरफ एक फोर्स पैदा हो रहा है? अपोजिट इस तरफ को। देखो जैसे ही छोड़ता हूं वापस अपनी जगह पे आती है, इस तरीके से वापस अपनी जगह पे कॉन्फ़िगरेशन को वापस सेट इन करने की कोशिश करके, ऑल्दो दिस इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, बट मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये कुछ कोशिश करती है कि वापस से अपनी जगह पर आ जाए। तो वो जो फोर्स पैदा हो, कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? मैं जब एक गुब्बारे को ऐसे फुला रहा हूं ना, तो मेरी कोशिश है कि गुब्बारे में देखो, ऐसे गुब्बारे में देखो क्या होता है, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इधर पे रियान ये सुनोगे नहीं तो कहां से पता लगेगा क्या बताएगा? ये गुब्बारे की ऐसे बाउंड्री है, और जब मैं इसको ऐसे फुलाऊंगा तो ऐसे खुलेगी, और आप जानते हो कि बाउंड्री इलास्टिक है, वो पास आना चाहती है वापस से अपनी जगह पर, लेकिन अंदर से एक प्रेशर है जिसको पास नहीं आने दे रहा। वो और फुलाता हूं वो और खुल जाती है ऐसे। लेकिन आप हर वक्त इसकी कोशिश देखिए, जैसे ही अंदर से प्रेशर हटता है, जैसे हवा बाहर निकलती है, ये वापस से अपनी जगह को कम करता हुआ ऐसे उठता है। मतलब जैसे कि मैं उसके ऊपर फोर्स आ रहा हूं उसको फुलाने के लिए,
वो भी एक फोर्स लगा रहा है उसको कम करने की, और इसका सबूत ये है कि जैसी हवा निकलेगी ना वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स को वापस से अपनी जगह पे लेके आ जाएगा, दोबारा वापस छोटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो मेरा ये कहना है कि जब जब किसी इलास्टिक बॉडी पे आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर बोलो क्या पैदा होता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स। क्या पैदा होता है? और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है पर यूनिट एरिया पर उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बोलो? कुछ भी नहीं है स्ट्रेस, बिल्कुल 5 मिनट का खेल है, चिंता मत करो, बस ध्यान सुनना। मान लो कि जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है क्लास है, ये जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है ना 5 यूनिट का है, 5 स्क्वायर यूनिट का है। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन 5 स्क्वायर यूनिट का है, और उसके ऊपर जो फोर्स बन रहा है रीस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, जो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, ध्यान से समझना यार, कुछ भी मुश्किल नहीं आने वाली। जो रीस्टोरिंग फोर्स बन रहा है वो मान लो 100 न्यूटन का बन रहा है, 5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इसका। तो मुझे बताओ जो इसका स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? स्ट्रेस मैं बोलूंगा भैया 5 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन का रीस्टोरिंग, तो 1 मीटर स्क्वायर पे पर मीटर स्क्वायर पे कितने का? 20 न्यूटन का। ये जो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रीस्टोरिंग फोर्स आया, the restoring force developed in the body or one square unit area is called its stress। दोबारा समझिएगा, बॉडी में जो स्ट्रेस बना वो कौन सा स्ट्रेस है? अरे भैया ये जो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके जाने की कोशिश कर रहा है, यही तो उसके ऊपर पैदा होने वाला बोलो क्या है? स्ट्रेस है। बाहर से किसी ने खींचा ठीक है, ध्यान से सुनो, हाँ भाई सुमित, बाहर से किसी ने इसको चेंज कर दिया वो ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रेस कौन सा है? तो इसका स्ट्रेस ये है कि जो अंदर ताकत लगा रहा है, जो उसको वापस से अपनी जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो फोर्स एक यूनिट एरिया पे पैदा हो रहा है बोलो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। पूरा फोर्स को स्ट्रेस नहीं बोलते, फोर्स ऑन 1 यूनिट एरिया, फोर्स ऑन, अगर 5 यूनिट के एरिया पे 100 न्यूटन है तो 1 यूनिट के एरिया पे कितना है बोलो? 20। ये बोलो यहाँ का बोलो क्या है? स्ट्रेस है। ये बोलो क्या है बोलो? तो आप मुझे बस इतना बताओ पहले तो, हर एक बॉडी पे अगर डीफॉर्मिंग फोर्स है तो बोलो रीस्टोरिंग भी है कि नहीं? और कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है 1 यूनिट एरिया पे, वो बोलो उसका क्या होता है? स्ट्रेस। क्या होता है बोलो? तो जैसे कि मेरे को अगर बच्चों स्ट्रेस भी डिफाइन करना हो तो स्ट्रेस भी 3 तरीके से होएगा। सब बच्चे बोलो कैसे कैसे बोलो? स्ट्रेस भी 3 कैसे होंगे बोलो? एक कौन सा स्ट्रेस होएगा? चिंता मत करिए, आज बस ये सीख के चले जाइए, नेक्स्ट क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। इन टॉपिक्स को बहुत अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा भाई एक और भी छोटी सी बात है, क्लास प्लीज जितना ज्यादा सुनेंगे उतना सीखते चले जाएंगे। अगर मैं बोलूं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इन द बॉडी, शब्द मेरे समझ में आ रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इन द बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेस। या रीस्टोरिंग फोर्स बोलो या डीफॉर्मिंग फोर्स बोलो, हालांकि बात सेम ही है, क्योंकि आपको पता है कि जितना डीफॉर्मिंग फोर्स होता है उतना ही बोलो क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि कितना फोर्स उसके 1 यूनिट एरिया पे पैदा हुआ, कितना फोर्स उसके 1 यूनिट एरिया पे लग रहा है, वही उसका बोलो क्या है? स्ट्रेस है। वही उसका बोलो क्या है? तो कभी बुक्स अगर ऐसा भी लिख दें, कभी बुक्स अगर ऐसा भी लिख दें कि भैया ये डीफॉर्मिंग, अगर लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की लिखी है बस कि डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना मैंने फोर्स लगाया, लेकिन टोटल फोर्स को स्ट्रेस नहीं बोलते, फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना बनाया उसको बोलो क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। 5 मीटर स्क्वायर की उसकी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अरे कोई गोल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर, तो नीचे का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है मान लो, उसके ऊपर फोर्स 100 न्यूटन का है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स है? 20 का। वो बोलो वहां का क्या है बोलो? स्ट्रेस। क्या है बोलो? स्ट्रेस। फिर बताओ क्या होता है? स्ट्रेस होता है सर द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बॉडी के 1 यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो बोलो उसका क्या होता है? स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस को भी 3 भाग में बांटा, बोलो कौन से? सब बच्चे बोलो। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक वॉल्यूमेट्रिक और एक बोलो शेयरिंग। चलो सब बच्चे बोलना शुरू करो जल्दी। अगर मैंने इस वायर को जल्दी से, इस वायर को मैंने किसी अंडर सम लोड मैंने इसको हैंग कर रखा है, इसके ऊपर कितना फोर्स है बोलो? क्या तुम जानते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोलूं या डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोलूं, बात तो बोलो क्या हो जाएगी सेम, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स बिल्कुल क्या होते हैं बोलो? बराबर होते हैं। तो मैं लिख भी सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये रुका होगा, ए क्लास प्लीज, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? डीफॉर्मिंग फोर्स के। किसके बराबर होगा? समझ नहीं पा रहे आप लोग? मैं क्यों कहना चाह रहा हूं बार बार, क्योंकि जितने से डिफॉर्म करोगे अगर उतना ही रीस्टोरिंग बनेगा, तभी तो बॉडी वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बोलो क्या कर पाएगी? रिटेन कर पाएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते सब बच्चे? और जल्दी से ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे 5-7 मिनट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करवा रहा हूं। तो तुम मुझे बस ये बताओ, मैंने स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या बोला? सब बच्चे बोलो स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? सर रीस्टोरिंग फोर्स, बोले इट इज रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड per unit area on a body is called
स्ट्रेस। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बात करूंगा, आप बस ये समझ लीजिए। क्लास अब सुनिएगा, अब असली चीज अब सुनिएगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो मुश्किल लग रहा है ना, तो आसान शब्दों में सुनिए। हाँ भाई इधर शिवम, इसकी लेंथ में कितना चेंज आया? ओरिजिनल लेंथ कितनी है? इसका एरिया कितना है? ए। एरिया प्रोटेक्शन कितना है? ये वाला एरिया प्रोटेक्शन कितना है? ए। उसके ऊपर फोर्स कितना लगा? एफ। एफ बोले या mg बोले? तो रीस्टोरिंग सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा सब बच्चे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? तो सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकलेगा कितना फोर्स लगा अपॉन में कितने, मतलब बस F बाई ए। बोलो क्या बोलोगे? F बाई ए। ये रहा F और ये रहा ए। अगर इसके 5 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा तो आप सिंपल बोलेंगे सर इस पे स्ट्रेस कितने का है? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 20 न्यूटन इन्हें नहीं आई बात समझ में? अगर इसके 5 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन का लगा, अंकित 5 मीटर स्क्वायर का एरिया प्रोटेक्शन ये वाला है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा। हालांकि 5 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच पाते तो लगेगा सर बड़ी इम्प्रैक्टिकल से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वैल्यूज के बिहाफ पे ना जाके बस आप समझिए मतलब क्या उसका। अगर 5 यूनिट का एरिया है, 100 न्यूटन का फोर्स है, तो 100 न्यूटन रीस्टोरिंग सॉरी 100 न्यूटन आपका स्ट्रेस नहीं है भाई, बात समझिए। 100 न्यूटन स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन, अगर 5 पे 100 का दबाव है तो हर 1 यूनिट एरिया पे कितने का दबाव है? 20 का। वही बोलो क्या होता है? स्ट्रेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं बच्चों, जानबूझकर एक पे कैलकुलेशन करी जाती है। एक पर कैलकुलेशन जानबूझकर क्यों करी जाती है वो सुनिएगा। किसी वायर के ऊपर, समझिएगा यार, आपको एक बार समझ में आ जाएगा अगर तुम थोड़ा ध्यान से सुन रहे हो तो। किसी वायर का एरिया 5 था और इसके ऊपर जो लोड हमने हैंग करा हुआ था वो 100 न्यूटन का था, समझना। और कोई दूसरी वायर थी, उसका जो एरिया था वो था 8 का, मान लो कितने का था बोलो? 8 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया था, और उसके ऊपर जो लोड हैंग कर रखा था वो हमने 120 का कर रखा था। कितने का बोलो? 120 न्यूटन का। किसी ने बोला बताओ ज्यादा दबाव किसके ऊपर है, तो कुछ लोग बोलने लगे ज्यादा दबाव इसके ऊपर है, लेकिन नहीं गलत है बच्चों। आप बताओ ज्यादा दबाव इसके ऊपर है या इसके ऊपर है? सोच के बताओ ज्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर है? 120 पे या 100 पे? 100 पे बच्चों। अब आप बता पा रहे, क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि सर 5 यूनिट पे लग रहा है कितने का बोलो? 100 का, और 8 यूनिट पे लग रहा है बोलो कितने का? 120 का। तो एक्चुअली जो दबाव पर मीटर स्क्वायर पे पड़ रहा है, इसके हर मीटर स्क्वायर पे कितने का दबाव पड़ रहा होगा? आप डिवाइड करके देखिए ना, कितने का पड़ रहा है बोलो? सिर्फ 15 न्यूटन का दबाव है हर मीटर स्क्वायर पे। ये स्ट्रेस को बयां करता है। और इधर अगर स्ट्रेस देखूंगा तो बोलो कितना आएगा बोलो? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। ये रस्सी जल्दी टूट सकती है, ये वाला मटेरियल जल्दी टूट सकता है। अगर मटेरियल सेम है तो ये वाली चीज जल्दी टूट सकती है, ये वाली चीज देर, क्योंकि इसका एरिया प्रोटेक्शन में तो बढ़ गया ना बच्चों, 8 हो गया। मोटी वायर 120 न्यूटन में जल्दी टूटेगी, ये पतली वायर 100 पे जल्दी टूट जाएगी। तो बोलेंगे पतली वायर 100 पे जल्दी टूटेगी बिकॉज़ उसके हर मीटर स्क्वायर पे कितने का दबाव पड़ रहा है? 20 न्यूटन का, और इसके हर मीटर स्क्वायर पे कितने का बोलो? 15 का। लेकिन देखने से तो लग रहा है कि स्ट्रेस इसके ऊपर ज्यादा है क्योंकि 120 दिख रहा है। इसीलिए तो बोला गया कि सिर्फ फोर्स मत देखो, क्या देखो? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लास कभी भी दो चीजों का कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों का आधार सेम ना हो। मैं आपकी क्लास के किसी बच्चे का आईक्यू लेवल किसी 5वीं क्लास के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं आपकी क्लास के बच्चे का आपकी क्लास के किसी बच्चे से कंपेयर करूंगा, मेरे को बेस सेम रखना पड़ेगा। आप इन दोनों को कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहे थे? बताओ, रीजन बताओ सर। इसका 5 यूनिट का एरिया, इसका बोलो 8 का, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सर इसमें स्ट्रेस ज्यादा है, इस पे आपका फोर्स ज्यादा है? समझो मेरी बात को। आप कहेंगे सर दोनों का कंपैरिजन ही नहीं। कब तक? जब तक दोनों पे सेम कैलकुलेशन ना हो। तो बोला गया इसके भी एक पे निकाल के देख लो, इसके भी एक पे निकाल लो। इसके एक पे 20 का दबाव है, उसके एक पे 15 का, पता लग गया सर इस पे स्ट्रेस ज्यादा है। अरे बोलो है कि नहीं? समझ नहीं आया सर? पक्का बताओ ना। दुकानदार आपको जो चीजों की प्राइस बताता है तो आपको हमेशा 1 किलो बताता है। चीनी इतने रुपए किलो, दाल इतने रुपए किलो, चावल इतने रुपए किलो, सबका उसने कंपैरिजन 1 किलो पे कर दिया कि सबका 1 किलो होगा तो कितना होगा भाई। तो आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं स्ट्रेस को लेके। स्ट्रेस सिंपली क्या होता है बोलो? क्या होता है स्ट्रेस? सिंपली किसी भी बॉडी पर अगर आपने कोई फोर्स लगाया, क्लास किसी भी बॉडी पर आपने अगर कोई फोर्स लगाया तो जो फोर्स लगाया वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाया होगा। फोर्स किसी पर्टिकुलर, तो जो भी फोर्स तुमने जिस पर्टिकुलर एरिया पे लगाया वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोलो क्या होता है? वहां का स्ट्रेस होता है। वहां का बोलो क्या होता है? अब जरा मुझे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा सब बच्चे? अभी ये थी इसका कुछ ना कुछ एरिया था ए, अरे इसका कुछ ना कुछ एरिया भी तो होगा ना, गुब्बारे का एरिया भी तो होगा। आपने लगाया अंदर से एक फोर्स, अंदर से लगाया एक फोर्स एफ फोर्स, और इससे इसका क्या हुआ? इससे इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अरे यार अभी तो पढ़ के आ रहे हो स्ट्रेन के बारे में, ये भी वॉल्यूम था, बाद में डेल्टा वी और बढ़ गया। और एग्री करते नहीं करते? अगर कोई पूछे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना तो डेल्टा वी बाई वी, लेकिन पूछे कि बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना, तो बोलिए कितना फोर्स लगा और कितने एरिया पे लगा।
तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोलो वहां का बोलो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। अगर इसका पूरा एरिया 10 मीटर स्क्वायर का है, कितना बोलो 10 का, और 50 न्यूटन के अंदर से फोर्स पैदा हुई है, तो बताओ जरा 10 मीटर स्क्वायर का एरिया 50 न्यूटन की फोर्स, बोलो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना पैदा हो रहा है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बोलो यहाँ का बोलो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नहीं आया मेरे पास? अभी जब आप लोग किताब की शेप चेंज कर रहे थे या कोई और चीज आप लोग जो भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों ने इस बॉडी के ऊपर, मुझे सब बच्चे बताओ किस जगह पर आपने फोर्स लगाया था? फोर्स यहां पर लगाया था, तो यहां पर आप लोगों ने कितना फोर्स लगाया था, F। और पर्टिकुलरली इस ऊपर वाले का ध्यान से देखिएगा, इस चीज का अपना बोलो क्या होगा, एक एरिया। अरे यार मैंने उस किताब के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, तो मैंने किस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाया, इस ऊपर वाले पे फोर्स लगाया ऐसे करके। तो मैंने मान लो कि इसका पूरा एरिया जो है 20 मीटर स्क्वायर का, कितने का बोलो, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, कितने का बोलो, बताओ जरा कितना स्ट्रेस है, बोलो 5 का। अगर 20 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन का है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने का लग रहा है, पर मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, 5 का। वो यहाँ का बोलो क्या हो जाएगा, शीयरिंग स्ट्रेस। क्या हो जाएगा बोलो, शीयरिंग स्ट्रेस। तो शीयरिंग स्ट्रेस क्या होगा भाई? अरे यार आप लोग एक बात समझ लीजिए, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो चेंज ही नहीं होता, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो चेंज F/A सर, क्योंकि सिंपल सी स्ट्रेस एक बात कहता है। आप इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, क्लास 2 मिनट की एक बहुत जरूरी समरी है। ये जरूरी समरी अगर तुमने सुन ली तो जितना मैंने अब तक तुम्हें पढ़ाया सब समझ में आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर का मुद्दा ना अब तक तुम्हें 2 क्लासेस के बाद क्या समझ में आना चाहिए कि सर करने क्या वाले हैं ना, इधर भाई हो गई, कि आप लोग किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेंथ होगी तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो शेप होगा तो शेप में चेंज आएगा। 3 चीजों का जिक्र होने वाला है, लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, शेप में चेंज। लेंथ के चेंज को लॉन्गिट्यूडिनल टर्म से जोड़ा गया है, वॉल्यूम के चेंज को वॉल्यूमेट्रिक, और शेप के चेंज को शीयरिंग तरीके से जोड़ा गया। फिर हमें ये पढ़ना है कि जब भी मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो उसकी या तो लेंथ में चेंज आया होगा, या वॉल्यूम में, या शेप में। तो लेंथ में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये बोलो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वॉल्यूम में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या बोलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंगल में कितना चेंज आया, एंगल कितना बड़ा है इसका, वो उसका शीयरिंग स्ट्रेन है। बोलो क्लियर है कि नहीं आ रहा समझ में? सिखाया ये वाली चीज। और सर जब मैंने फोर्स लगाया, एक बात तो मुझे बताओ ना, तुम लेंथ बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, शेप बढ़ा रहे हो, तो फोर्स तो लगा रहे हो ना, फोर्स तो लगा रहे हो ना। और जब फोर्स लगा रहे हो किसी एरिया पे लगा रहे हो कि लगा रहे हो, मुझे तुम ये बताओ, जब तुम लेंथ खींच रहे थे तब भी तुमने फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर एरिया पे, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तुमने फोर्स लगाया किसी वॉल्यूम पे, शेप बदल रहे थे फोर्स लगाया किसी पर्टिकुलर एरिया पे। बोला है कि नहीं? हर बार एक फोर्स तो लगेगा और किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगेगा, तो वो फोर्स नहीं होता स्ट्रेस। कितना फोर्स एक यूनिट एरिया पे लग रहा है वो बोलो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। वो क्या होता है बोलो? तो यहाँ कितना फोर्स लगा उसके एक यूनिट एरिया पे, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। यहाँ कितना फोर्स लगा, यहाँ कितना फोर्स लगा उसके एक यूनिट एरिया पे, ये क्या है बोलो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। और यहाँ कितना फोर्स लगा उसके एक यूनिट एरिया पे, शीयरिंग स्ट्रेस है। स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया, whether it is changing length, whether it is changing volume, whether it is changing shape, the force acting per unit area is called stress. If it is change length, so it is longitudinal stress, otherwise volumetric stress or shearing stress. लेकिन फॉर्मूला सेम है, फोर्स बाय, क्या बोलो, फोर्स बाय, ये हुआ नहीं है पक्का ना? तुम मुझे ये है ना, देखो जब मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास मिलूं तो ऐसा ना हो कि तुम लोग मुझसे, जब मैं आपसे पूछूं ना कि बच्चों बताओ स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, तो आप लोग यार कंफ्यूज मत होना। आप लोग मुझे जवाब दे पाना कि सर देखो, अगर मेरे से आप पूछ रहे हो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हाँ भाई इधर देख, इधर आशीष, कि जब इसके ऊपर आपने कोई फोर्स लगाया, इसकी कुछ लेंथ स्ट्रेच हुई, तो बोलो सब बच्चे बोलो इस केस का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, सब बच्चे बोलो डेल्टा एल बाय, 4 बच्चों की आवाज आ रही है, डेल्टा एल बाय, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एफ बाय, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पैदा हो। जब इसका वॉल्यूम चेंज हुआ तो सर इसका कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना है, फोर्स पर नहीं है। इसमें शीयरिंग स्ट्रेस कितना है, कितना फोर्स लगा पर यूनिट एरिया पे, और शीयरिंग स्ट्रेन होता है कितने एंगल से टिल्ट हुआ, और वो एंगल निकलता है आर्क अपॉन रेडियस से, यानी कितना, डेल्टा एक्स बाय में एल है। किसी ये वाली बात चिंता मत करें, हमारे पास ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्रीट करेगा। तो मुझे तुम ये बताओ, जितना भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है उसमें यहाँ पर 2 चीजें और ऐड हो गई हैं, इसमें ऐड हो गई। बोलो क्या क्या, सब बच्चे बोल दो फटाफट से। एक तो ऐड हो गया है स्ट्रेन, और स्ट्रेन के तीनों
और ये क्या ऐड हो गया, बोलो क्या, स्ट्रेस, और स्ट्रेस के तीनों अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर भी सेम चीजें नहीं है। स्ट्रेन होता है कितना चेंज हो रहा है, और स्ट्रेस वो चीज है जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। फर्क है कि नहीं? अरे स्ट्रेस तो वो चीज है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, और जितना चेंज आ रहा है वो बोलो क्या होता है, स्ट्रेन होता है। एक बात बता रहा हूँ, इन दोनों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुमने अगली क्लास अटेंड नहीं करी, क्योंकि अगली क्लास के अंदर इन दोनों को रिलेट करके एक नई चीज बनाई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास छुट्टी नहीं करेंगे। आज की क्लास इतनी है बच्चों, जा सकते हो।